हेलो स्टूडेंट्स, आज हम धातु अधातु पार्ट जो 10वीं क्लास का साइंस विज्ञान का तीसरा पार्ट है उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का विषय टॉपिक है वो है धातु निष्कर्षण, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातु का निष्कर्षण। अब ये धातु का निष्कर्षण होता क्या है? देखिए, हम अपने हर रोज़ दिनचर्या में बहुत अनेकों प्रकार के धातुओं का जो उपयोग करते हैं, चाहे फिर वो लोहा है, चाहे वो तांबा है, चाहे वो सोने हैं के आभूषण हैं, चाहे वो चांदी है, चाहे वो हम विभिन्न प्रकार के जो धातु हैं वो हम उनका उपयोग करते हैं। लेकिन यदि हम सोचें कि हमें वो प्राप्त कैसे होती है, तो क्या उसी रूप में एल्युमिनियम जिस रूप में हम प्रयोग करते हैं, क्या वो उसी रूप में धरती में से निकाला जाता है? सोना या चांदी या लोहे की अगर हम बात करें तो क्या लोहा हमें धरती में खुदाई करने पर लोहे के रूप में ही मिलता है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो धातुएं होती हैं ये दो प्रकार से जो है पाई जाती हैं। या तो धातुएं जो हैं वो मुक्त रूप से पाई जाती हैं, मुक्त रूप से, और दूसरी जो है किसी के साथ जुड़ी हुई या यौगिक के रूप में। तो जो धातुएं मुक्त रूप से पाई जाती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, ये धातुएं ऐसी हैं जो अगर आप ऊपर पट्टी पे इनको खोजने जाएंगे तो ये इसी रूप में मिलेंगी। सोना जो है वो सोने के रूप में ही मिल जाता है, प्लैटिनम जो है वो प्लैटिनम के रूप में ही मिल जाता है। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं तो हम इनको कहते हैं जो किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, उनको हम कहते हैं कि ये धातुएं जो है मुक्त रूप में या फ्री स्टेट में पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा दूसरा एक और वर्गीकरण है, वो है जब धातुएं जो हैं वो जुड़ी हुई अवस्था में या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। जैसे कि कॉपर हमारे पास है, वो कॉपर सल्फाइड के रूप में मिलता है। कॉपर, फिर हम और दूसरे धातुओं की बात करें, जिंक की है, वो जिंक कार्बोनेट के रूप में हमें मिलता है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइड के रूप में, एल्युमिनियम Al2O3 के फॉर्म में मिलता है। तो ये सारी धातुएं जो है दूसरे तत्वों से जुड़ी होती हैं। अब होती है क्या है, ये धातुएं हमेशा जब इनको निकाला जाता है तो ऐसा नहीं कि ऊपर ही पड़ी हैं, इनको खनन करके जो है खुदाई करके तो हम इनको निकालते हैं। और उसके बाद इस धातु के जब शुरू में खुदाई करते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, तो इनके साथ बहुत सी अशुद्धियाँ भी साथ में जो हैं वो हमारे पास पहुंचती हैं। अब हमारा काम होता है कि इन अशुद्धियों को अलग करना। फिर पहले चरण में इनको अलग करते हैं, फिर दूसरे चरण में हम आगे क्या क्या स्टेप्स करते हैं वो सारे इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये फ़िलहाल ये ध्यान रखिए, हम बात करेंगे धात्विकी होती क्या है और इसके विभिन्न चरण जो है वो क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं धात्विकी की। धात्विकी जिसको मेटलर्जी कहते हैं वो क्या है? धातुओं का अयस्कों से विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त करना। तो जो धातुएं हैं उनको उनके अयस्कों से, अयस्क क्या आते हैं वो भी हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे, अयस्कों से प्राप्त करना और उनको उपयोग करने के लिए उनका परिष्करण या शुद्धिकरण करना। इस पूरे प्रक्रम को बोलते हैं धात्विकी या मेटलर्जी। यानी कि धातुओं को पहले उनसे जो है हमने प्राप्त हुई, जो हमें प्राप्त हुआ है, अयस्क प्राप्त हुए हैं, उनका हमने शुद्धिकरण करना, उसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वो अलग करना। बाद में जो हमें चीज़ मिलेगी उसका फिर हमें और परिष्करण करना होता है। तो ये जब सारे प्रक्रम होते हैं तब कहीं धातु जो है उपयोग के लायक बनती है। तो ये पूरे चरण, जो भिन्न चरण है, इसको बोलते हैं हम धात्विकी। चलिए बात करते हैं खनिज की और अयस्क की। अब देखिए, खनिज क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु जो है हमारे पास, जो धातु के यौगिक हैं जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं किसी भी रूप में, तो वो क्या लाते हैं? खनिज। खनिज क्या है? खनिज कोई भी है। देखिए यहाँ पे धातुओं के वे यौगिक जो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। धातुओं के यौगिक जो हैं, जो भूपर पट्टी यानी कि धरती की सतह के नीचे जो हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं खनिज। जैसे उदाहरण है फेल्सपार है, लिमोनाइट है, क्ले है। अब क्ले का सूत्र आप देख सकते हैं, क्ले में क्या क्या है? Al2O3, 2SiO2 और 2H2O, यानी कि इसमें एल्युमिनियम जो है धातु के रूप में मौजूद है क्ले के अंदर। अब बात करते हैं हम अयस्क की। देखिए, अयस्क क्या है? अयस्क वास्तव में वे खनिज हैं जिनसे धातु को प्राप्त करना न केवल आसान होता है बल्कि फ़ायदेमंद भी होता है। तो खनिज में भी धातु है, अयस्क में भी धातु है, लेकिन हम धातु जो किससे प्राप्त करते हैं? अयस्क से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि अयस्क से धातु को प्राप्त करना न केवल आसान होता है बल्कि फ़ायदेमंद भी होता है, इकोनॉमिकली जो है ये बेनिफिशियल होते हैं। अब देखिए, इसमें अयस्क क्या है हमारे पास? अब दोनों उदाहरण ले लेते हैं, दोनों शब्दों को समझिए। बोर्ड के एग्जाम में आपके पास इन दोनों के बीच में अंतर करना आता है। अयस्क क्या है? अब क्ले एक ऐसा अयस्क है, उदाहरण हमने यहाँ पे लिया था, खनिज है जिसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, और बॉक्साइड का उदाहरण लिया है हमने अयस्क में। तो हमारे पास खनिज है क्ले और अयस्क है बॉक्साइड। दोनों के अंदर कौन सी धातु मौजूद है? एल्युमिनियम। लेकिन हम जो अब एल्युमिनियम धातु प्राप्त करना चाहते हैं तो हम केवल और केवल बॉक्साइड का ही प्रयोग करते हैं। क्ले से कभी भी एल्युमिनियम नहीं निकाला जाता है। कारण क्या है कि क्ले से एल्युमिनियम निकालना जो है वो काफ़ी खर्चे का काम भी है और फ़ायदेमंद भी नहीं है।
और आसान भी नहीं है, लेकिन बॉक्साइट से इस धातु को एल्यूमिनियम को प्राप्त करना जो है वो न केवल आसान है बल्कि फ़ायदेमंद भी है। तो इसीलिए बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, जबकि क्ले वो खनिज है जिसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन हम इससे एल्यूमिनियम प्राप्त नहीं करते हैं। तो खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से धातुओं के यौगिक भूपर पट्टी में जो पाए जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है? अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातु को प्राप्त करना आसान और फ़ायदेमंद दोनों ही होता है। तो दो उदाहरण यहाँ पे लिए थे। खनिज जो है वो क्ले इसका उदाहरण है, इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। बॉक्साइट जो है ये भी एल्यूमिनियम जो है इसमें पाया जाता है, लेकिन जो बॉक्साइट है वो अयस्क है, और है, क्योंकि इससे एल्यूमिनियम को प्राप्त करना आसान और फ़ायदेमंद दोनों ही हैं। हालांकि एल्यूमिनियम यहाँ भी उपस्थित है, लेकिन यहाँ से हम इसे प्राप्त आसानी से नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा आर्थिक रूप से हानिकारक भी हो जाता है। तो इसलिए ये खनिज हुआ और ये अयस्क हुआ। चलिए नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं, और वो हमारे पास है गैंग। गैंग शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जब धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ साथ में निकलती हैं। मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है। जब वो बड़ी बड़ी मशीनें उनको खोदती हैं धातुओं के लिए, तो उनके साथ साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ भी साथ में आती हैं, चाहे वो मिट्टी के रूप में है, चाहे बालू के रूप में है, चाहे रेत के रूप में है, कंकड़ के रूप में है। वो सारी अशुद्धियाँ जो किसी भी अयस्क से जुड़ी होती हैं उनको बोलते हैं हम गैंग। तो गैंग वे अशुद्धियाँ हैं जो किसी भी अयस्क से जुड़ी हुई होती हैं। फिर हम बात करते हैं धातुओं के निष्कर्षण की। अब देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धातुओं का निष्कर्षण, ये भिन्न चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा धातुओं के जो बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो निकाले जाते हैं खोद कर, फिर उनको मशीनों के द्वारा क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक पाउडर में बदला जाता है। अब जो है हमारे पास जो पाउडर इकट्ठा हो गया है वो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं। अब उसको अशुद्धियों को क्या करना है, हमने उनका सांद्रण करना है, कंसंट्रेशन करनी है, यानी कि उसमें से अशुद्धियाँ अलग करनी है ताकि अयस्क जो है हमारे पास वो अधिक से अधिक मात्रा में रहे और अशुद्धियाँ जो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाएं। तो ये जो पहला चरण होता है इसको बोलते हैं हम अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का अर्थ है कि जितने भी गैंग के जो कण हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं इसके, उनको किसी न किसी विधि द्वारा अलग करना। तो सांद्रण की विभिन्न विधियां हो सकती हैं। चुंबकीय पृथक्करण है, फिर द्रव चलित धुलाई है। चुंबकीय पृथक्करण जिसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं, द्रव चलित धुलाई इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं, और झाग प्लवन विधि जिसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। ये आपके सिलेबस में इसका डिस्कशन नहीं है, जस्ट उदाहरण के लिए आपको बताया। अब हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया, अयस्क जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल गया। अगला काम क्या है, उस अयस्क को हमें क्या करना होता है, किसमें बदलना होता है? ऑक्साइड में। तो जो अयस्क जिस रूप में भी है, चाहे वो कार्बोनेट के रूप में है, चाहे वो सल्फाइड के रूप में है, चाहे किसी और रूप में, हम उसको, हमारी कोशिश रहती है कि हम अयस्क को किस में बदल दें? ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना जो है वो ज़्यादा आसान रहता है। तो अगला काम होता है हमारे पास अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। इसकी हमारे पास दो विधियाँ हैं, एक है भर्चन, दूसरी है निस्तापन। ये क्या है हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हमें मिल गया अब धातु का ऑक्साइड, क्योंकि हमने इसको ऑक्साइड में बदल दिया। अब धातु के ऑक्साइड का हमने करना है अपचयन। अपचयन करने पर क्या होगा, धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगी और केवल हमारे पास बच जाएगी धातु। तो उसकी हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। हम कार्बन की सहायता से अपचयन कर सकते हैं धातु ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम की सहायता से अपचयन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो एल्यूमिनियम की सहायता से हम अपचयन करेंगे ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसे हम थर्माइट अभिक्रिया भी कहते हैं। ये हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे जब हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। फिर आखिरी चरण, अब जो हमें अब धातु जो मिल गई है, धातु पहले क्या थी हमारे पास, धातु किसी अयस्क के रूप में था, हमने उसको ऑक्साइड में बदला। अब हमने उसको तीसरे चरण में धातु में बदल दिया। लेकिन अब भी जो धातु हमारे पास है वो भी अभी शुद्ध रूप में नहीं है, वो 98 से 99% ही शुद्ध है। उसमें अभी भी कुछ अशुद्धियाँ जो है साथ में जुड़ी हुई हैं। तो अंतिम चरण में हम उस धातु की भी रिफाइनिंग करते हैं, परिष्करण करते हैं। उसके बाद जो है हमें धातु जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में मिलती है। तो ये धातु की परिष्करण के 4 अलग अलग चरण हैं, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।